नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी फोर्जिंग के बारे में। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ फोर्जिंग को डिटेल में। सबसे पहले फोर्जिंग का टाइप होता है ओपन डाई फोर्जिंग। इन ओपन डाई फोर्जिंग अ सिलेंड्रिकल बिलेट इज सब्जेक्टेड टू अपसेटिंग बिटवीन अ पेयर ऑफ फ्लैट डाइज और प्लेटेंस। मतलब कि ओपन डाई फोर्जिंग में एक सिलेंड्रिकल बिलेट को फ्लैट डाइज के बीच में या प्लेटेंस के बीच में अपसेट किया जाता है। अंडर फ्रिक्शनलेस होमोजेनस डिफॉर्मेशन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज रिड्यूस्ड एंड इट्स डायमीटर इज इंक्रीज्ड। यानी अगर फ्रिक्शनलेस होमोजेनस डिफॉर्मेशन होगा, यानी अगर दोनों डाइज में फ्रिक्शन नहीं है, तो सिलेंडर की हाइट रिड्यूस हो जाएगी और डायमीटर बढ़ जाएगा। फोर्जिंग ऑफ शाफ्ट्स, डिस्क्स, रिंग्स एक्सेट्रा आर परफॉर्म्ड यूजिंग ओपन डाई फोर्जिंग टेक्निक। यानी कि शाफ्ट्स की फोर्जिंग, डिस्क्स, रिंग्स, इन सब की फोर्जिंग ओपन डाई फोर्जिंग टेक्निक से की जाती है। स्क्वायर कास्ट इनगोट्स आर कन्वर्टेड इनटू राउंड शेप बाय दिस प्रोसेस। यानी कि जो स्क्वायर शेप की सिल्लियां होती हैं उनको राउंड शेप में कन्वर्ट इस प्रोसेस द्वारा किया जाता है। ओपन डाई फोर्जिंग इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, नेमली कोगिंग, फुलरिंग एंड एजिंग। यानी ओपन डाई फोर्जिंग 3 टाइप की होती है। पहली कोगिंग, दूसरी फुलरिंग और तीसरी एजिंग। Fullering and edging operations are done to reduce the cross section using convex shaped or concave shaped dies. Material gets distributed and hence gets elongated and reduction in thickness happens. यानी कि फुलरिंग और एजिंग ऑपरेशंस का इस्तेमाल क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए किया जाता है और डाइज कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव शेप की होती हैं। मटेरियल पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस वजह से इलोंगेशन होती है और मटेरियल की थिकनेस कम हो जाती है। कोगिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व्स सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशंस ऑन कास्ट इनगोट्स टू रिड्यूस थिकनेस एंड लेंथन देम इनटू ब्लूम्स और बिलेट्स। फ्लैट और कॉन्टूर्ड डाइज आर यूज्ड. Swagging is carried out using a pair of concave dies to obtain bars of smaller diameter. यानी कि कोगिंग ऑपरेशन में सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशंस होती हैं और वो ऑपरेशंस किए जाते हैं बड़ी बड़ी सिल्लियों पे और उनका थिकनेस कम की जाती है और लंबाई बढ़ाई जाती है। उस प्रोसेस से बड़ी बड़ी सिल्लियां ब्लूम्स और बिलेट्स में कन्वर्ट होती हैं। नॉर्मली फ्लैट या फिर कॉन्टूर्ड डाइज का इस्तेमाल किया जाता है। 2 कॉनकेव डाइज को इस्तेमाल करते हुए स्वैगिंग भी की जाती है जिससे कि स्मॉलर डायमीटर के बार्स मिल सकें। फ्रिक्शनलेस होमोजेनस डिफॉर्मेशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करेंगे। 2 डाइज हैं, ये अपर डाई और ये लोअर डाई। ये वर्कपीस है। वर्कपीस की इनिशियल हाइट यहां पर इतनी है और इनिशियल डायमीटर इतना है। जब अपर डाई पे फोर्स लगाया जाएगा लोअर डाई को फिक्स रखते हुए, तो धीरे धीरे डायमीटर वर्कपीस का बढ़ता चला जाएगा और हाइट कम हो जाएगी। क्योंकि दोनों डाइज में यहां पर फ्रिक्शन नहीं लग रही है, इस वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा मटेरियल का वो यूनिफॉर्म होगा। फाइनली हमें फाइनल हाइट कम मिलेगी और फाइनल डायमीटर बिल्कुल पूरे वर्कपीस का यूनिफॉर्म होगा। यही चीज अब अगर हम फ्रिक्शन वाले केस के लिए कंसिडर करें तो उस केस में मान लेते हैं ये अपर डाई, ये लोअर डाई। यहां पर अपर डाई और वर्कपीस
और लोअर डाई और वर्कपीस के बीच में अगर फ्रिक्शन एक्ट करेगी तो क्या होगा? अगर ये इनिशियल हाइट है, ये इनिशियल डायमीटर है, जैसे ही फोर्स अप्लाई की जाएगी अपर डाई पे, वैसे ही जो वर्कपीस है वो इस जोन से और इस जोन से फ्रिक्शन की वजह से एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। तो बीच वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वहां से वर्कपीस एक्सपैंड होगा और फाइनली हमें इस टाइप का फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जिसका कि डायमीटर दोनों डाइज के पास तो कम होगा लेकिन सेंटर में से डायमीटर वर्कपीस का सबसे ज्यादा होगा। फाइनल हाइट वर्कपीस की रिड्यूस हो चुकी होगी। नेक्स्ट इज क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। क्लोज्ड डाई फोर्जिंग इज ऑल्सो नोन एज इंप्रेशन डाई फोर्जिंग, यानी क्लोज्ड डाई फोर्जिंग को इंप्रेशन डाई फोर्जिंग भी कहा जाता है। इंप्रेशंस आर मेड इन अ पेयर ऑफ डाइज। इंप्रेशंस दोनों डाइज में यानी पूरे पेयर ऑफ डाइज में बनाए जाते हैं। दीज इंप्रेशंस आर ट्रांसफर्ड टू द वर्कपीस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, यानी कि जब डिफॉर्मेशन होता है तब ये इंप्रेशंस वर्कपीस को ट्रांसफर हो जाते हैं। अ स्मॉल गैप बिटवीन द डाइज called flash gutter is provided so that the excess metal can flow into the gutter and form a flash, यानी दोनों डाइज के बीच में थोड़ा गैप छोड़ा जाता है जिसको फ्लैश गटर बोलते हैं, जिससे कि एक्सेस मेटल गटर में बह सके और फ्लैश बन सके। फ्लैश has got a very important role during deformation of the workpiece inside the die cavity. फ्लैश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफॉर्मेशन में। ड्यू टू हाई लेंथ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द फ्लैश गटर, फ्रिक्शन इन द गैप इज वेरी हाई। हाई लेंथ टू थिकनेस रेशियो की वजह से फ्लैश गटर के जो गैप होता है उसमें फ्रिक्शन काफी हाई रहता है। ड्यू टू दिस द मटेरियल इन द फ्लैश गैप इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। इसकी वजह से जो फ्लैश गैप में मटेरियल होता है वो बहुत हाई प्रेशर के अंडर होता है। देयर इज हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो। दिस in turn promotes effective filling of the die cavity. फ्रिक्शन की वजह से काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है मटेरियल को फ्लो करने में। इसकी वजह से पूरी की पूरी डाई कैविटी बहुत अच्छे से भर पाती है। इन हॉट फोर्जिंग द फ्लैश कूल्स फास्टर एज अ रिजल्ट ऑफ इट बीइंग स्मॉलर इन साइज। हॉट फोर्जिंग में फ्लैश काफी जल्दी ठंडा होता है क्योंकि फ्लैश काफी छोटा होता है साइज में हॉट फोर्जिंग में। दिस एनहांसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लैश मटेरियल टू डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द बल्क ऑफ वर्क पीस इज फोर्स्ड टू डिफॉर्म एंड fill the die cavity more effectively. Even intricate parts of the die cavity is filled. फ्लैश के जल्दी ठंडा होने की वजह से जो फ्लैश के मटेरियल का डिफॉर्मेशन होना है उसमें काफी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल पूरा अच्छे से डाई कैविटी में भर पाता है। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में भी मटेरियल इजीली भर जाता है। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझें तो ये अपर डाई है और ये लोअर डाई है। दोनों डाइज में इंप्रेशन है। रॉ मटेरियल को दोनों डाइज के बीच में रखा जाता है और फोर्स अप्लाई अपर डाई पे की जाती है। जैसे ही फोर्स अप्लाई की जाएगी
रॉ मटेरियल जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा डाइज की कैविटी की शेप में, और एक्स्ट्रा मटेरियल पूरा का पूरा दोनों डाइज के बीच में यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है फ्लैश। और जो वर्कपीस है वो फाइनल डाइज का शेप ले लेगा। एक्स्ट्रा फ्लैश को एंड में काटकर निकाल दिया जाता है। फ्लैश is subsequently trimmed off in order to obtain the required dimensions on the forged part. Often multiple steps are required in closed die forging. यानी एंड में फ्लैश को काटकर निकाल दिया जाता है, जिससे फाइनली जो फोर्ज्ड पार्ट है उसके डायमेंशंस जितने रिक्वायर्ड हैं उतने हो जाएं। कई बार काफी सारी स्टेप्स में फ्लैश को ट्रिम किया जाता है। फ्लैश इज टू बी प्रॉपरली डिजाइन्ड सो दैट द मेटल कुड फ्लो एंड फिल द इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ द डाई कैविटी। अ थिन फ्लैश विल लार्जर विड्थ रिक्वायर्स हायर फोर्जिंग लोड्स। यानी फ्लैश को प्रॉपरली डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे कि मेटल आराम से फ्लो कर सके, और जो इंट्रिकेट पार्ट्स यानी बारीक पार्ट्स हैं जहां पर कि मेटल आसानी से फ्लो नहीं कर सकता डाई कैविटी के अंदर, वहां पर भी मेटल आसानी से फ्लो कर सके। अगर फ्लैश काफी पतला रहा तो उसके लिए ज्यादा फोर्जिंग लोड की रिक्वायरमेंट होती है। बिफोर गेटिंग फोर्ज्ड टू इंटरमीडिएट शेप इनसाइड द प्राइमरी डाई सेट called blocking die, the billet is fulled and edged. This is called preforming. यानी कि बिलेट को डाई में फंसाने से पहले फुलर्ड और एज बना दी जाती है। इसको प्री फॉर्मिंग कहा जाता है। Subsequently, it is forged to final shape and dimensions in the finishing die. Closer dimensional accuracy is possible in closed die forging. However, higher forging loads are required. यानी कि closed die forging में काफी अच्छे dimensions मिल जाते हैं, लेकिन closed die forging में ज्यादा forging load की requirement होती है। Parts with wider and thinner ribs or webs are difficult to forge as they require higher फॉर्मिंग लोड्स। पार्ट्स जो काफी चौड़े होते हैं और पतली रिब्स होती हैं या वेब्स होते हैं, वो फोर्ज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उनके लिए फॉर्मिंग लोड काफी ज्यादा चाहिए होता है। इंप्रेशन डाइज आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद टेपर कॉल्ड ड्राफ्ट ऑफ 5 डिग्री इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट easy removal of the finished part. Normally impression dies में 5 डिग्री का टेपर दिया जाता है जिससे कि finished part को आसानी से निकाला जा सके। Die preheating may be required to prevent the die chilling effect which may increase the flow stresses on the periphery of the billet. As a result, incomplete filling or cracking of the preform में अकर। डाई में चिलिंग इफेक्ट ना हो उससे बचने के लिए डाई को पहले हीट करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फ्लो स्ट्रेसेस बिलेट के ऊपर बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बिलेट में का जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली डाई को ना भर पाए या फिर उसमें क्रैक हो सकते हैं। A variant of closed die forging is isothermal forging. In isothermal forging process, the die is heated up to the same temperature of the billet. This helps in avoiding die chilling effect on workpiece and lowering of flow stresses. This process is suitable for complex parts to be mass produced. यानी closed die forging का ही एक वेरिएंट है आइसोथर्मल फोर्जिंग। इस प्रोसेस में डाई को
बिलेट के ही टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। इसकी वजह से वर्कपीस का चिलिंग इफेक्ट अवॉइड किया जा सकता है और फ्लो स्ट्रेसेस भी कम किए जाते हैं। नॉर्मली कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को जब काफी मात्रा में प्रोड्यूस करना हो तब इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझें तो ये हमारी डाइज हैं। वर्कपीस यहां पर रखा हुआ है। जैसे ही यहां पर फोर्स लगाएंगे तो वर्कपीस डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और फोर्स लगाने पे पूरा का पूरा वर्कपीस इस डाई के शेप में हो जाएगा और फ्लैश साइड से निकलेगा। डायमेंशनल टॉलरेंस इन इंप्रेशन डाई फोर्जिंग may be as close as 0.5% of the dimensions of the forged parts। यानी डायमेंशनल टॉलरेंस इंप्रेशन डाई फोर्जिंग में नॉर्मली प्लस माइनस 0.5% जो भी डायमेंशंस हैं फोर्ज्ड पार्ट के वो पाए जाते हैं। इन केस ऑफ हॉट फोर्जिंग डायमेंशनल एक्यूरेसी इज वेरी लेस। हॉट फोर्जिंग के केस में डायमेंशनल एक्यूरेसी काफी कम होती है। Some of the factors such as die surface finish, draft allowance, accuracy of die impression, dimensions, die wear, lubrications, etc. control the quality of finished products। कुछ फैक्टर्स जैसे कि डाई का सरफेस फिनिश, ड्राफ्ट का अलाउंस, डाई इंप्रेशन डायमेंशंस की एक्यूरेसी, डाई का वियर एंड टीयर, ल्यूब्रिकेशन, ये सब फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर असर डालते हैं। अब अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंप्रेशन डाई फोर्जिंग की बात की जाए तो एडवांटेजेस ऑफ इंप्रेशन डाई फोर्जिंग एज कंपेयर टू अदर मशीनिंग फ्रॉम सॉलिड स्टॉक्स आर हायर प्रोडक्शन रेट्स, लेस वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ग्रेटर स्ट्रेंथ, फेवरेबल ग्रेन ओरिएंटेशन इन द मेटल। यानी इंप्रेशन डाई फोर्जिंग के एडवांटेजेस हैं काफी अच्छा प्रोडक्शन रेट, मेटल का वेस्टेज काफी कम होता है, जो स्ट्रेंथ होती है मेटल की वो काफी ज्यादा होती है, ग्रेन का ओरिएंटेशन मेटल में काफी अच्छा होता है। लिमिटेशंस आर नॉट केपेबल ऑफ क्लोज टॉलरेंसेज, मशीनिंग ऑफन रिक्वायर्ड टू अचीव एक्यूरेसीज एंड फीचर्स नीडेड। यानी कि क्लोज टॉलरेंस इंप्रेशन डाई फोर्जिंग में नहीं मिल सकते। काफी बार अच्छी एक्यूरेसी के लिए मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्लैशलेस फोर्जिंग। इट इज अ क्लोज्ड डाई फोर्जिंग प्रोसेस इन विच द वर्क वॉल्यूम इज इक्वल टू डाई कैविटी वॉल्यूम विद नो अलाउंस फॉर फ्लैश। यानी फ्लैशलेस फोर्जिंग एक क्लोज्ड डाई फोर्जिंग प्रोसेस है जिसमें जो वर्कपीस है उसका वॉल्यूम वो डाई की कैविटी के वॉल्यूम के बराबर होता है और फ्लैश के लिए कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता। एक्सेस मटेरियल और इनएडिक्वेट मटेरियल विल लीड टू डिफेक्टिव पार्ट। यानी अगर वर्कपीस की वॉल्यूम ज्यादा हुई यानी कि मटेरियल ज्यादा हुआ या फिर मटेरियल कम हुआ तो उससे डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस होते हैं। इफ बिलेट साइज इज लेस देन अंडर फिलिंग टेक्स प्लेस। यानी अगर बिलेट का साइज कम होगा तो अंडर फिलिंग हो जाएगी। ओवर साइज्ड बिलेट लीड्स टू डाई डैमेज और डैमेज टू द प्रेस। यानी अगर बिलेट का साइज यानी वर्कपीस का साइज ज्यादा बड़ा हुआ तो डाई को डैमेज हो सकता है या फिर प्रेस भी डैमेज हो सकती है। फ्लैशलेस फोर्जिंग में ये पंच है, ये वर्कपीस है, ये डाई है। यहां पर उतनी ही वॉल्यूम का वर्कपीस रखा जाता है जितना वॉल्यूम डाई के बीच में खाली होती है। उसके बाद पंच को फोर्स के साथ यहां पर पुश किया जाता है। जो रॉ मटेरियल है यानी कि रॉ वर्कपीस है
वो फाइनल डाई का शेप ले लेता है। इस केस में बिल्कुल भी फ्लैश प्रोड्यूस नहीं होता। आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा फोर्जिंग प्रेसेस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।